तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है। आपको बताना है कि जो मधुमेह रोग होता है वो इनमें से किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी इंसुलिन। मधुमेह रोग में रोगी को हमेशा इंसुलिन का ही इंजेक्शन लेते रहना चाहिए। इंसुलिन जो कि ग्लूकोज के उपापचयन का नियमन करता है और यकृत में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के संश्लेषण की क्रिया को प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी डायबिटीज़, जो कि इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण हो जाता है, जिससे शर्करा की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है और जो मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है। इंसुलिन हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्त्रावित करती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन दोस्तों। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ग्रंथि है जो इंसुलिन का स्त्रावित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अग्न्याशय। इंसुलिन जो कि अग्न्याशय में स्थित लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं द्वारा स्त्रावित होता है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ की बीमारियां हो जाती है और इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, इंसुलिन निम्नलिखित में से मनुष्य के किस अंग से निकलता है। आपको बताना है कि जो इंसुलिन होता है वो निम्नलिखित में से मनुष्य के किस अंग से निकलता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है ये दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी पैंक्रियाज। इंसुलिन जो कि अग्न्याशय पैंक्रियाज स्त्रावित होता है। अग्न्याशय में पाई जाने वाली लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ इंसुलिन नामक हार्मोन का स्त्रावण करती हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए जीके एंड साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक्स मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं दोस्तों। इसमें जीके के टॉपिक वाइज, जी हाँ दोस्तों, आप पूरा टॉपिक वाइज जीके एंड स्टैटिक जीके कवर कर सकते हैं। 70 ज्यादा टॉपिक मैंने कवर किए, इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला है, सब कुछ में कवर हो जाएगा ऑल इन वन दोस्तों। इसलिए मैंने इसका नाम रखा है एक सिंगल ई बुक से आप सारे के सारे, आपको इधर उधर कहीं भटकना नहीं है। सिंगल ई बुक में सारे के सारे टॉपिक डाल दिए गए। बहुत मेहनत दोस्तों मैंने इसे बनाया है, आप इसे ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और निश्चित तौर पे आपको सब कुछ यहाँ से रिवीजन करना है एंड कवर करना है। तो इस ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड सेकंड दोस्तों है आपका साइंस का 1000 क्वेश्चन जो निश्चित तौर पे आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे और ऐसे प्रश्न जो बार बार आपके परीक्षा में पूछे गए जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान से, जो कि कंप्लीट डिटेल के साथ है। आप सारे प्रश्न डिटेल के साथ देख सकते हैं। तो ये दोनों ई बुक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, निश्चित तौर पे आपको लेना चाहिए। ये वाला बुक दोस्तों 35,000 से ज्यादा स्टूडेंट ले चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो फटाफट ले लीजिए। सभी ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने दे दिया है और आने वाले एग्जामिनेशन में कंप्लीट प्रिपरेशन कीजिए दोस्तों। निश्चित तौर पे आपको बहुत फायदा होगा क्योंकि इसमें बहुत मेहनत किया है मैंने। असंगत को ज्ञात कीजिए, इनमें से आपको बताना है कौन इनमें से अलग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी मधुमेह। बात करें मधुमेह नामक रोग इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है और जो तीनों है स्कर्वी है, रिकेट्स है, बेरी ये विटामिनों की कमी से होता है दोस्तों। कॉड मछली का लीवर भरपूर होता है। आपको बताना है कि जो कॉड मछली होती है उसका लीवर किस विटामिन से भरपूर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी विटामिन ए से। बात करें कॉड मछली का जो लीवर यानी यकृत होता है वो तेल विटामिन ए से भरपूर होता है और इसमें विटामिन डी की भी मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो कौन कौन सा, तो विटामिन ए और विटामिन डी दोनों हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं। आपको बताना है कि सूर्य की रोशनी से हम कौन सा विटामिन प्राप्त करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी विटामिन डी। सूर्य की पराबैंगनी किरणें जब त्वचा पर पड़ती है तो त्वचा के अंदर उपस्थित आर्गेस्टिरॉल नामक पदार्थ विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पिट्यूटरी, जो कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। और अगर सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें दोस्तों तो ये हो जाएगा लीवर, जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि है, से भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
दोस्तों यदि आप एसएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं दोस्तों, अनअकैडमी के टॉप बैचेज आ चुके हैं टॉप एजुकेटर के साथ, जिससे आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। अपकमिंग सीएचएसएल की दोस्तों एक बैच स्टार्ट हो चुकी है 4 मई से। इस बैच के थ्रू आप सीजीएल एंड सीएचएसएल अपकमिंग 2022-23 की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों बहुत सारे बैच लाइक सफलता बैच सीजीएल सीएचएसएल के लिए है, आपके लिए ऑल एग्जाम जो ऑल बैच जनरल स्टडीज के लिए देखिए एसएससी एग्जामिनेशन के लिए 4 मई से स्टार्ट हुई है। बहुत सारे ऐसे बैचेज हैं सीपीयू के लिए, कह लीजिए स्टेनोग्राफर के लिए, फाइनल पंच एसएससी एमटीएस के लिए जो कि आपका जुलाई महीने में होने वाला है, 6 मई से स्टार्ट होने वाला। इन सभी को आप एक्सेस कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस। और अनअकैडमी प्लस में जब आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे रेज हैंड का भी फीचर है, इसके माध्यम से आप डायरेक्ट एजुकेटर से बात कर सकते हैं कभी भी क्लास के दौरान। और दोस्तों यहाँ पे आस्क का डाउट फीचर भी इनेबल हो जाएगा जब प्लस में आएंगे। आप कभी भी दोस्तों 3 डाउट एक साथ सेंड कर सकते हैं और आपको उसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा। ये सभी चीजें दोस्तों आप अनअकैडमी प्लस के माध्यम से ले सकते हैं। और दोस्तों उसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कोड इस्तेमाल करेंगे OJ10। एक साथ OJ10 लगाएंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फटाफट दोस्तों अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट कीजिए। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड ये क्वेश्चन है। आपको बताना है कि मानव शरीर में कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी पीयूषिका को। पीयूषिका को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अग्न्याशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। अगर हम पीयूषिका को क्या कहा जाता है तो मास्टर ग्रंथि, और अग्न्याशय की बात करें तो इसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। शरीर के थर्मोस्टेट का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? 4 ऑप्शन है आपके पास। बताना है कि जो शरीर के थर्मोस्टेट का कार्य करने वाली ग्रंथि कौन है? थर्मोस्टेट यानी ताप नियंत्रक हो गया, स्थिरांक हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो कि शरीर के ताप नियंत्रक का काम करती है। इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। एड्रीनल की बात करें दोस्तों तो इसे आपातकाल ग्रंथि कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? इनमें से आपको बताना है कि जो भ्रूण होता है उसमें भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गर्भनाल द्वारा। भ्रूण गर्भनाल से माता के शरीर से जुड़ता है और इसी के द्वारा रक्त को प्राप्त करता है। अतः भ्रूण को आवश्यक भोजन व पदार्थ माता से गर्भनाल के माध्यम से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट यह भी क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी इनमें से कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी फीमर। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो कि जांघ की हड्डी फीमर होती है। अगर हम बात करें फीमर जो कि पैर के ऊपरी भाग की हड्डी है, और शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात करें दोस्तों तो कान में पाई जाने वाली स्टेपी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आपको बताना है कि इनमें से मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी यकृत जो कि लीवर मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा अंग है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। 4 ऑप्शन है आपके पास। बताना है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रमस्तिष्क। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है जो कि मस्तिष्क का मुख्य भाग है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मैक्सिमम एग्जाम में पूछता है दोस्तों। आपको बताना है कि मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1350 ग्राम, जो मानव मस्तिष्क कपाल गुहा में स्थित होता है और तथा इसका भार लगभग 1300 से 1400 के ग्राम के बीच में होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रे मैटर में होता है। आपको बताना है इनमें से ग्रे मैटर में क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी काफ़ी संख्या में तंत्रिका कोशिकीय निकाय, जो कि ग्रे मैटर में काफ़ी संख्या में तंत्रिका कोशिकीय निकाय होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आप मानव शरीर में उरोस्थि को कहाँ पाएंगे? आपको बताना है कि मानव शरीर में उरोस्थि कहाँ पर पाया जाता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी छाती में। मानव शरीर में उरोस्थि छाती में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? आपको बताना है इनमें से कि जो 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उनमें वृद्धि के लिए किस का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा चीज़ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी प्रोटीन का। 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है। विटामिन की बात करें तो सहायक वृद्धि पदार्थ होते हैं, और वसा की बात करें दोस्तों तो ये शरीर में अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करता है। और दूध की बात करें तो दूध को पूर्ण आहार भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पीलिया रोग किसके सही रूप में काम नहीं कर पाने से होता है? आपको बताना है कि पीलिया जो रोग होता है वो किसके सही रूप में काम नहीं कर पाने से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी यकृत, लीवर। पीलिया रोग जो कि लीवर के सुचारू रूप से कार्य न कर पाने के कारण होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीमेंट और अस्थियां दोनों में ही विद्यमान तत्व है। आप सबको चाह रहा बताना है कि सीमेंट और अस्थियां दोनों में विद्यमान कौन सा तत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कैल्शियम। सीमेंट तथा अस्थियां दोनों में ही विद्यमान तत्व कैल्शियम है, जो कि इन्हें मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी स्प्लीन को। स्प्लीन या प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है, क्योंकि रक्त कणिकाएँ प्लीहा में संग्रहित होती हैं और पूरे शरीर का 1/6 भाग रक्त प्लीहा में संग्रहित रहता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? 4 ऑप्शन है, बताना है कि जो खाद्य ऊर्जा होती है वो किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कैलोरी के द्वारा। खाद्य ऊर्जा को कैलोरी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और 1 कैलोरी 4.184 जूल के बराबर होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? आपको बताना है इनमें से ऑस्टियोलॉजी जो है वो किसका अध्ययन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी अस्थियों, बोन्स का। ऑस्टियोलॉजी यानी अस्थि विज्ञान के तहत अस्थियों के बने कंकाल का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से प्रोटीन कौन सा है? 4 ऑप्शन है, आपके पास बताना है कि इनमें से प्रोटीन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी ऊन। ऊन केराटिन नामक प्रोटीन का बना होता है, और यह प्रोटीन बालों और त्वचा में पाया जाता है। इसे स्क्लेरोप्रोटीन भी कहा जाता है। इस प्रोटीन में सल्फर भी पाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दालों से हमें क्या प्राप्त होता है? आपको बताना है इनमें से जो दाल होते हैं उनसे हमें क्या प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रोटीन। दालों से हमें मुख्यतः प्रोटीन प्राप्त होता है, और मूंग की दाल, अरहर की दाल में क्रमशः 23-24 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके अतिरिक्त हमें दालों से फोलिक एसिड, निकोटीनिक एसिड तथा फास्फोरस की कुछ मात्रा भी प्राप्त होती है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा। आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। चैनल पर हमारे दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।